यार बहुत सेंसिटिव हो गया ये, पहले नहीं होता था इतना सेंसिटिव, अब तो हवा में ये चकल गल डैड है ना, हवा में होता है तभी वो लकीरें बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले हमने जो क्वेश्चन करे हैं, हमने क्वेश्चन करे थे क्या कि एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा फाइंड ई सेल एट दिस पीएच, कुछ क्वेश्चन में दिया होगा पीएच पे क्वेश्चन है ना, ठीक है ना। तो वो ये कौन सी इक्वेशन आ जाएगी फिर, ये सवाल किसके थ्रू आएगा, नॉस्ट इक्वेशन में। और पीएच का कौन से सेल की ई सेल पे असर पड़ेगा, ठीक है, हर सेल के ऊपर पीएच का असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ वहीं पे असर पड़ेगा जहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा, एच पॉजिटिव इन्वॉल्व होगा रिएक्शंस में, या क्या इन्वॉल्व होगा, एचओ नेगेटिव। जिन सेल रिएक्शन में ये दो आयन इन्वॉल्व हो सकते होंगे वहीं पे आपके पीएच का असर देखने को मिलेगा, अदरवाइज पीएच का कोई भी असर नहीं होगा। अदरवाइज ई सेल किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आपको एक एमसीक्यू तो एक तो आपको होगा नॉन इक्वेशन में क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा आपको पूछ लेंगे भाई साहब बताओ भाई इनमें कहाँ पे पीएच का असर नहीं देखने को मिलेगा। आपने के सामने वो सेल दिया होगा, आप देखोगे किस सेल की रिएक्शन में एच पॉजिटिव या एचओ नेगेटिव इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो जिनमें नहीं हो रहा होगा उस पर पीएच का असर नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। सेल्स ऑन विच, दो तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, पीएच इफेक्ट और नॉट, दो क्वेश्चन आ सकते, या तो इफेक्ट हो या इफेक्ट ना हो। जहाँ पे ये दो आयन्स इन्वॉल्व होंगे सेल की रिएक्शंस में, चाहे एनोड पे चाहे कैथोड पे, वहाँ पे पीएच का असर देखने को मिलेगा। जहाँ पे ये इन्वॉल्व नहीं होंगे वहाँ पे पीएच का असर देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी कि नहीं लगी। इक्वेशन तो नॉन्स के अकॉर्डिंग बनानी आ गई ना अपने को। नॉन्स इक्वेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, किस फॉर्म में लिखनी है, चाहे रिएक्शन नोड पे लिखना है चाहे कैथोड पे लिखना है, इन द रिडक्शन फॉर्म लिखना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है बेटा जी, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है जी। इसमें कुछ नहीं है, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, क्या है, क्या पढ़ा आपने बचपन में, कहता जी ये हैं, अब यहाँ से कनेक्शन बना दिया। डेफिनेशन इसकी मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, अब नहीं लिखाऊंगा। यहाँ ये कौन सा होगी, पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये कौन सा हो गया, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे कनेक्टेड है। तो इसका नाम क्या है, एनोड है, और यहाँ पे क्या है, कैथोड है। एनोड पे क्या जाएगा, जो बीच में आपने क्या बोलता है, आपने क्या लिया होगा, इलेक्ट्रोलाइट लिया होगा, ठीक है जी। आपका जो नेगेटिव आयन होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड डाला है, वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। और आपका जब मान लो सोडियम क्लोराइड लिया है आपने, ये मोल्टन सोल्यूशन लिया है, क्या लिया है, मोल्टन सोल्यूशन लिया है, तो ये किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, ठीक है जी। मैंने क्या बोला था, एनोड पे अब क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, एनायन पहुंच गया, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो वहाँ जाके एनोड क्या करेगा, ये एनायन अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और क्लोरीन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। दिस इज़ इन मोल्टन स्टेट, दिस इज़ नॉट एक्वस सोल्यूशन, दिस इज़ नॉट एक्वस सोल्यूशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई कि नहीं लग गई, ठीक है जी। Cl पहुँच गया, अब आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन लिखेंगे हम, देखो एनोड पे यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन हो रही है, गैल्वेनिक सेल में भी कौन सी होती थी, तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे कैथोड पे क्या गया है, सोडियम पॉजिटिव गया है, वहाँ पे कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो वहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये सोडियम है। मैं ये बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट। वहाँ पे Na आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, और Cl कहाँ मिलेगा आपको, अब ये एक Cl है, एक Cl दूसरे Cl के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल जाएगी, ठीक है जी। जब मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो कैथोड पे आपको सोडियम मिलता है और एनोड पे आपको क्या मिलता है, क्लोरीन गैस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है,
समझ लग गई कि नहीं लग गई? ठीक है जी, टफ है कि ईजी है? ठीक है जी। अभी ये बात अब आगे देखते हैं, ये मोल्टन के केस में। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कहता है अब फिर जो कितना कितना कोई चीज़ डिपॉजिट हो रही है या कितनी कोई गैस इवॉल्व हो रही है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, किसी भी इलेक्ट्रोड पे कोई चीज़ कितनी डिपॉजिट हो रही है या कितनी गैस होगी इवॉल्व हो जाएगी, और कोई मेटल होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी। ये जो चीज़ थी ये कुछ रूल फॉलो करती है। ये कौन सा रूल होता है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो। क्लियर है जी। ये जो होता ना कि फैराडे ने पढ़ा था सारा कुछ, फैराडे ने लॉ दे दिए, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कुछ नहीं है इसमें, अभी बड़ा कुछ डिटेल में है। ठीक है जी। फैराडे ने 2 लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है जी, क्लियर है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि weight of substance deposited at an electrode is directly proportional to charge passed। जितना चार्ज पास करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ऐड होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज ही है, जितना चार्ज पास करो, या इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। ठीक है जी। जितना चार्ज पास, जितनी देर करंट पास करोगे उतना ही वेट डिपॉजिट होगा। करंट नहीं है, चार्ज है, और ये चार्ज किस में होना चाहिए? कूलम में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? ठीक है जी। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन ग्राम एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू द सोल्यूशन। ठीक है जी। आपको ये भी पता, जो करंट होता है, करंट क्या होता है? Q बाई टी होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। I इंटू टी क्या होता है? Q होता है। Q इज दिस कूलम। ठीक है जी। ये कूलम में आ जाता है अगर ये एम्पियर में हो तो, और ये सेकंड में हो तो। ठीक है जी, क्लियर है ना? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो W प्रोपोर्शनल टू IT, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? हाँ जी, और लिख सकते हो? हाँ, तो W इज प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, ZIT आ जाता है। क्लियर है? या इसके यहाँ पे भी आ सकता है, W इज इक्वल टू ZQ आ सकता है। क्लियर है? अब बोलो सर Z क्या है? Z है जी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z क्या है? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है जी, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, कहता फैराडे ने पढ़ा, कहता अगर आप 96500 कूलम चार्ज पास करो तो जो वेट डिपॉजिट होता है ना वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। ठीक है जी, ठीक है। W किसके बराबर होता है? WE के बराबर। WE यहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है जी? समझ लगी क्या लगी? अब Z की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? Z ये नहीं हो जाएगा, Z का क्या हो जाएगा? मतलब Z हो गया जी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500। ये नहीं होगी इसकी वैल्यू? समझ लग गई? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने मैंने सिखाए थे, कहाँ में? रिडॉक्स में सिखाए थे ना, डिटेल में। वो सब यहाँ पे तुमको काम आएंगे। ठीक है ना? इक्विवेलेंट वेट वहाँ से निकालने सीखे हमने, और यहाँ फिट करते जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी। अब न्यूमेरिकल क्या आएंगे? यहाँ तो करंट दिया होगा या कूलम दिया होगा, W दिया होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी। अब देखो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं फिर से फर्स्ट लॉ को। फर्स्ट लॉ की जगह क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट लॉ Z की जगह क्या लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 96500 इंटू Q। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? ठीक है जी, क्लियर है जी। और यहाँ पे क्या, अगर ये गैस होती, गैस का वेट मेजर करना आसान होता है कि वॉल्यूम मेजर करना आसान होता है? वॉल्यूम। तो गैस के लिए हम इस इक्वेशन में V लिख दें, यहाँ पे VE लिख दें इक्विवेलेंट वॉल्यूम, यहाँ पे 96500 लिख दें और Q लिख दें। ठीक है जी, सौखा है कि नहीं सौखा है? Q की जगह IT भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना आता हो किसी भी गैस का, तो आप उसे इक्विवेलेंट वॉल्यूम पर दोगे, बोलेंगे इतने को चार्ज पास करा, कितना गैस है वो निकाल दो। इससे सौखा क्वेश्चन तो हो नहीं सकता। औखा है, बहुत औखा है, औखा है ये फार्मूला। ये तो बचपन में पढ़ा होगा फैराडे लॉ। ठीक है कि नहीं? ठीक है।
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? मैंने कराया हुआ 1 मोल पे 96500 कभी 1 फैराडे की वैल्यू ये होती है। एक के ऊपर होता है 1.6 × 10⁻90। इसको मल्टीप्लाई करा एवोगाड्रो नंबर से 6.022 × 10⁻24 करो, देखो ये आता कि नहीं आता। ये मैंने कराया भी था। बकवास मत करो, ये मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना सिखवाया था। हाँ, समझ लगी? करके देखो, आंसर आता है, करके देखो। ठीक है बेटा जी, तो अब सेकंड लॉ कर लें फिर, फैराडे सेकंड लॉ। न्यूमेरिकल एक बार फिर लास्ट में, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ये लो, कहता अब आपने क्या कर दिया है, एक से ज़्यादा जो है क्या कनेक्ट कर दिए हैं, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो किस में कनेक्ट कर दिए हैं? सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए हैं। किस में कनेक्ट कर दिए हैं? सीरीज़ में कनेक्ट कर दिए हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करने का मतलब है, सीरीज़ में करंट डिवाइड होता कि नहीं होता फिजिक्स वालों? सीरीज़ में करंट डिवाइड होता कि नहीं होता? सीरीज़ में करंट डिवाइड नहीं होता। ठीक है जी, क्लियर है? यानी कि हर एक जितना कूलम चार्ज इस सोल्यूशन में से पास हो रहा होगा, उतना ही कूलम चार्ज इसमें से पास हो रहा होगा, उतना ही कूलम चार्ज इसमें से पास हो रहा होगा। कहता है व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि बाकी सारा कुछ कट जाएगा। एक सब्सटेंस आया वेट, उसके लिए जेड क्यू आ गया, दूसरे का आ गया वेट 1 हो गया इसका। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, सब जेड की जगह लिख देंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1/96500 क्यू। ठीक है जी, अब दूसरे के लिए भी W2 लिख लो। ठीक है जी, उसके लिए भी क्या लिख देंगे, इक्विवेलेंट वेट ओवर 2/96500। ठीक है, इंटू क्यू। अब 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 है, 3 लिख लो। ठीक है जी, तो अब क्या होगा, रेशो निकाल दो, W1 बाय इक्विवेलेंट वेट 1 ओवर इक्विवेलेंट वेट ऑफ, बाकी सारा कुछ तो कट ही जाना है, क्योंकि ना जितना कूलम चार्ज यहाँ से पास हो रहा है उतना ही कूलम चार्ज यहाँ से पास हो रहा है। रेशो लोगों तो यही आएगा। एक का वेट बताओ, कोई भी 3 चीज़ें बताओ, चौथी निकल आएगी। 4 ही चीज़ें हैं इस फॉर्मूले में, 4 वेरिएबल है, कोई भी 3 बताओ, चौथा निकाल लो। ठीक है जी, अगर गैस हुई तो वेट की जगह क्या लिख दो, वॉल्यूम लिख दो। बहुत औखा है। ये है फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी, खत्म होगी फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो आगे जो आपको आने वाला है, अब आपको मैंने एक बात बोलनी है, बहुत ज़रूरी बात है। वो क्या बोलनी है, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में भी कराया, यार ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, पता नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं करा। बहुत नेक सलाह दे रहे हो। ठीक है जी, देखो तुमको ना एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखो, एक मैं गंदा करना नहीं चाहता, भगवान साफ रहना नहीं देना चाहता। ठीक है, ये भगवान ही मेरे अगेंस्ट ही जाता है हमेशा ही। है, ये देखो। ठीक है बेटा जी, देखो फ़र्क है, तुमको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एक तुमको एक बात बताऊंगा मेटलर्जी में, कैसे बताऊंगा, मेटलर्जी में, क्योंकि अभी बता दूंगा फिर वहाँ बताने के लिए कुछ बचेगा नहीं, चैप्टर बड़ा आसान है। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये देखो, ये है मोल्टन NaCl और ये है एक्वस NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, नोड के थोड़ा तो दिख रहा है ना। अब एनोड पे जाएगा Cl नेगेटिव, क्लोरीन में बन के बाहर निकल गया। अब ये कैसे हुआ, ये मैं एक्सप्लेन अब नहीं करने वाला, खुद सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अगर अब इतना लिखना नहीं आ रहा तो फिर तुम बिल्कुल ही ना छोड़ ही दो कि तुमसे ये होगा। ठीक है जी, बट यहाँ पे देखो,
यहाँ पे कुछ और ही गेम चलेगी। एनोड पे क्या होगा, Cn नेगेटिव गया, और क्या पहुँच सकता है, पानी में से HO नेगेटिव नहीं आएंगे, ये भी जाएंगे। क्लियर है। अब कैथोड पे सिमिलरली क्या जाएगा, और H पॉजिटिव जाएगा। अब तुमको क्या पता किसकी ऑक्सीडेशन करनी है यार, किसकी रिडक्शन करनी है, Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन करनी है कि HO नेगेटिव की करनी है। क्लियर है जी। तो यहाँ पे एक सौखा तरीका होता है। क्या होता है, सौखा तरीका तुमको पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पूछ लेते हैं कि फलाने को इलेक्ट्रोलाइज करो तो क्या आंसर आता है, ये भी एक MCQ है। तो यहाँ पे हमको क्या काम आते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल काम आते हैं। क्या काम आते हैं, क्या काम आते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, कितनी वोल्टेज आपको बाहर से लगानी पड़े, वोल्टेज नीडेड टू बी अप्लाइड। यहाँ पे लिखा नहीं होगा डेफिनेशन, ये किसी बुक में नहीं दी होती। फ्रॉम आउटसाइड टू कैरी आउट डिस्चार्ज ऑफ समथिंग, discharge of substance in electrolysis, in electrolysis। कितना वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़े बाहर से ताकि आप क्या कर पाओ, उस सब्सटेंस को या तो कैथोड पे निकाल पाओ या एनोड पे निकाल पाओ। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी। ठीक, करो, अब क्या रह गया इसमें, यही है, खत्म है। करो NCERT करो, जो मर्जी करो, प्रदीप में दी NCERT यार, कोई फर्क नहीं है, सारे सॉल्व है उसमें NCERT। ठीक है बेटा जी, क्लियर है। अब एक बात बताओ, तुमने एक वोल्टेज अप्लाई करनी है बाहर से, तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, A और B। एक 3 वोल्ट लगाने से बाहर आ जाती है और दूसरी 5 वोल्ट लगाने से बाहर आ जाती है। कौन सी पहले बाहर आएगी, A बाहर निकलेगी पहले कि B? 3 वोल्ट पर, दूसरी 12 वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो ना, पहले 1 2 3 ऐसे ही बढ़ेगी ना वोल्टेज। तो जो A है उसको डिस्चार्ज कराना क्या है, आसान है एज़ कम्पेयर टू B, यानी कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होता है दैट थिंग इज डिस्चार्ज्ड, दैट थिंग इज डिस्चार्ज्ड, वो आता है, वो बाहर आता है। ठीक है, पहले फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है जी। तभी तो बोला आउटसाइड से अप्लाई कर रहे हो आप। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल खुद का होता है, रिडक्शन पोटेंशियल खुद का होता है। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ आई क्या लगी। यानी कि आपको क्या याद करना है, एक डिस्चार्ज पोटेंशियल का सीरीज याद करनी है, वहां से आप क्या देख लोगे, कौन सी चीज़ को मैं बाहर निकाल लूँगा, इसकी मैं जब इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा तो मेरे आंसर क्या हों। कैटायंस का भी सीरीज़ है और एनायंस का भी सीरीज़ है। तो आपको पता लग जाए कि आपने NaCl जब पानी में लिया है वहाँ से Cl नेगेटिव आएगा कि HO नेगेटिव आएगा, कैथोड पे Na पॉजिटिव आएगा कि H पॉजिटिव आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लग गई कि नहीं लग गई, क्लियर है, ठीक है कि नहीं ठीक है। अभी रुक जाओ, नहीं आ रहा हूँ आप, ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एक तो ये MCQ होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल का होना चाहिए लो अगर वो चीज़ बाहर आनी है। फिर आपको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर कोई चीज़ एनोड पे डिस्चार्ज होनी है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। अगर क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है, अब ये तुम बाहर से नहीं अप्लाई कर रही है, उसका खुद का पोटेंशियल, समझ लगी। डिस्चार्जिंग के लिए एनोड पे ऑक्सीजन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, उस सब्सटेंस क्या होना चाहिए,
हाई होना चाहिए, और कैथोड पे डिस्चार्ज कर जो चीज़ होनी है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है जी, देख लो, डिस्चार्ज पोटेंशियल के टर्म्स में बात करें तो कम होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात करें तो वो ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है क्या नहीं क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये देख लो, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देख लो, लिख लो, आ जाएगा अभी वापस, देख लो, मैं तब तक पॉज कर लेता हूँ। सुन लो भाई, सुन लो, अभी रुक जाओ। ठीक है बेटा जी, अब ये हो गया। अब कहता है जब NaCl जब पहुंचा और साथ में H पॉजिटिव पहुंचा, क्लियर है। एक बात नोट करना, आप S ब्लॉक एलिमेंट को कहाँ से, एक्वस सोल्यूशन में से डिस्चार्ज नहीं करा सकते, एक्वस सोल्यूशन में से डिस्चार्ज नहीं करा सकते, क्योंकि इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, H पॉजिटिव से ज़्यादा होता है। ठीक है जी, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम के साथ आता है ना, और क्या पेपर सौखा होता ना, तुम डफर हो, तुम उनको, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ये याद कराने का तरीका बताया मैंने तुमको, ये लिखा नहीं ना हुआ, ये अच्छी बुक में लिखा हुआ है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है जानने के लिए कि ऐसा ही होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने कब देखा ना, अब यानी कि आपका एक्वा सोल्यूशन में करोगे तो एनोड कैथोड पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है ना, क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और सुनो, ठीक है जी, और सुनो कि आपने जब नाइट्रेट हैं या सल्फेट आयन है, ये दो नेगेटिव आयन हो ना, तब आपने क्या डिस्चार्ज कराना है, HO नेगेटिव डिस्चार्ज कराना है। यानी HO नेगेटिव किस फॉर्म में निकलता है, O2 में फॉर्म निकलता है ना, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस पड़ी हुई ना, ये वो। ठीक है जी, जब ये दो नेगेटिव आयन होंगे ना सोल्यूशन में, तब आपने HO नेगेटिव को डिस्चार्ज करवा देना है। क्या, ऑक्सीजन की फॉर्म में, वही जो इक्वेशन होती है इसकी 4 इलेक्ट्रॉन्स वाली। ठीक है ना, समझ आई क्या लगी, ये भी शॉर्टकट है। HO नेगेटिव को कब निकालोगे बाहर, ऑक्सीजन की फॉर्म में, जब ये दो आयन्स होंगे, नाइट्रेट एंड सल्फेट, क्योंकि इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल इससे ज़्यादा, बाकी केस में HO नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, इससे सौखा हो सकता है कुछ, हो गई याद, अब प्रोडक्ट अपने आप निकाल लोगे हैं। ठीक है ना, तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यानी कि अब बताओ, हाँ जरा अब बताओ जरा, एक टेबल सा भी मैंने याद कराया हुआ है, ठीक है, वो पूरी सीरीज़ भी याद कराई है, बट मैंने ये 2 शॉर्टकट भी बनाए थे, मैंने वो टेबल को एनालाइज करा था, उसमें से ये बातें मुख्य तौर से बाहर आ रही थी। ठीक है जी, अब आपने HO नेगेटिव भेजा है 9, और आपने क्या भेजा था, Cl नेगेटिव 9 भेजा था, कहाँ पे, एनोड में। अब बताओ क्या बाहर आएगा, Cl2, क्लोरीन गैस बाहर आएगी। यानी कि सोल्यूशन में क्या बच गया है, Na पॉजिटिव बच गया है और HO नेगेटिव बच गया। ये क्या है, बेस बन गया ना। सोल्यूशन क्या होता जा रहा है, सोल्यूशन क्या होता जा रहा है, सोल्यूशन का pH क्या होता जाएगा, इंक्रीज। ये भी क्वेश्चन कि एज यू डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सोल्यूशन, pH को क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, 7 रहता है, क्या रहता है, ग्रेटर देन 7, लोअर देन 7, या 7 ग्रेटर देन 7। ये भी क्वेश्चन समझ लगी है? इतना है आसान तरीके से इसको करने का तरीका। ठीक है जी, अब मैंने अपने लेक्चर में इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है जी, ऐसे करके एक लेक्चर है लेक्चर कि बखो बखरी तरह की चीज़ें डालनी है, इलेक्ट्रोलिसिस कराई है। ठीक है जी, वो तुमने चेक करना है उस ठीक है, वो तुम्हारा काम है, क्योंकि ये वो थ्योरेटिकल सा काम है, उसका मेरा इतना ज़्यादा रोल बनता नहीं है। ठीक है जी, अब वहाँ पे टेबल भी बना होगा वो वाला डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला, और वहाँ पे भी मैंने सेम बात बोली होगी। क्लियर है जी? अब बताओ, क्या मैग्नीशियम को पानी में से बाहर निकाल सकते हैं? मैग्नीशियम को
अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करके बाहर निकालना चाहूँ कर सकता हूँ एक्वा सोल्यूशन में से, ऐसे ब्लॉक है। अगर मैग्नीशियम को नहीं कर पा रहा, क्या एल्यूमिनियम को कर पाऊँगा? इनका आपस में क्या होता है? डायगोनल रिलेशनशिप, इसको भी नहीं निकालना। तो डायगोनल रिलेशनशिप बन रहा है ना, इसका तो साइज़ तकरीबन सेम है, सब कुछ वैल्यू सेम होती हैं, इसलिए एल्यूमिनियम को भी पानी से बाहर नहीं निकालना, इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करनी, एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करनी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये मैंने ऐसे याद किया है, कोई तुमको भी ऐसे करा दिए। रुक जा, अभी और भी कुछ और है। अभी मैं देखो भाई बचा कुछ के चैप्टर में हो गया है, अब करोजन बची है मेरे ख्याल से। करोजन का लेक्चर भी देख लेना, यू हैव टू सी करोजन लेक्चर बाय। और करोजन और ये सेकेंडरी सेल भी देख के आने हैं, चार्जेबल सेल्स। ठीक है जी, ठीक है। एक फ्यूल सेल अभी करने का आप नहीं करते, वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, फ्यूल सेल वाटर वाली इलेक्ट्रोलिसिस ही है। क्या है फ्यूल सेल? क्या है? वाटर वाली इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये भी देख सकते हो, ये 3 चीज़ें तुमने देख के आनी। ठीक है जी, फिर इसको बाद में करेंगे। इस पे से अभी मैं क्वेश्चन नहीं डालूंगा। ठीक है जी, कुछ नहीं कराया, अभी पॉज करा। अब देखो, अब है जी ख़त्म है यार। देखो कंडक्टेंस वगैरह क्या होती है। ठीक है जी, ओम लॉ पढ़ा है ना? ओम लॉ पढ़ा ना, V = IR। ठीक है जी, वोल्टेज अप्लाइड, करंट, और ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ओम लॉ है। ठीक है जी, V इज डायरेक्टली, जितना वोल्टेज पास करोगे उतना ही करंट फ्लो करेगा। यही है ना ओम्स लॉ? ठीक है, यही चलता है यहाँ पे भी। ठीक है जी, अब ये जब हटाओगे प्रोपोर्शनलिटी साइन तो रेजिस्टेंस हो जाता है। ये वोल्टेज में होना चाहिए, ये किस में? एम्पियर में, तो ये तुम्हारा ओम में हो जाएगा। ठीक है जी, साइमस में भी हो सकती है। ठीक है जी, ठीक है, हो तो गया V = IR। और कौन सा रिलेशन है? अगर कहता है जी आर रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है जी, अब रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उसके लेंथ के ऊपर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R = L/A। ठीक है जी, क्लियर है? अब देखो आगे क्या है जी आपका, कहता है रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। तो कंडक्टेंस एक चीज़ होती है, वो क्या होती है? 1/R होता है। क्या होता है? 1/। ठीक है बेटा जी, कंडक्टेंस क्या होता है? 1/R। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है जी, रेजिस्टेंस कम करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। दिस इज सो कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ, क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो आगे एक चीज़ होती है जी, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसे करके, है ना? ऐसे कुछ है ना, है ना? कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो यहाँ पे आ जाती है, ये नहीं है यार, कुछ और ही होता है, दिखा यहाँ से भूल कर। R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है जी, ये अभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? रो। ठीक है बेटा जी, दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी। क्लियर है बेटा जी? ठीक है, अब R की जगह क्या होता है? 1/C। ठीक है जी, एक रो की जगह आप क्या लिख सकते हो? रो इज इक्वल टू 1/K कापा। ठीक है, ये कापा है, दिस इज कापा। तो कापा क्या हो गया जी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टी। क्लियर है बेटा जी? क्लियर है? ठीक है, अब इसकी जगह लिख देंगे 1/कापा लिख देंगे, L/A लिख देंगे। अब कापा क्या बन गया फिर? CLA। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन व्हेन विल बी कापा इक्वल टू कंडक्टेंस? 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर। ठीक है ना?
और या बोल सकते हैं 1 मीटर क्यूब की जो कंडक्टेंस होगी सोल्यूशन की वो क्या होती है, वो क्या होती है, हम डेफिनेशन लिखते हैं ना, इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भाई, K इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम, या तो 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेंथ अगर सेंटीमीटर में ली है, एरिया भी सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। अगर लेंथ मीटर में ली है तो एरिया भी मीटर में लेना। अब मैं बताता हूँ क्या है, सोल्यूशन की बात हो रही है, हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं ना, हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की बात नहीं कर रहे, हम वायर की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी है, समझ लगी है। अब आगे देखो, इन्हीं का समझ लगी। ठीक है जी, अब देखो क्लियर हो गया। अब कहता है जी एक चीज़ होती है मोलर कंडक्टिविटी, क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी। वो क्या होती है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस, 1 मोल ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, 1 मोल अगर इलेक्ट्रोलाइट हमने डिसॉल्व कर दिया है, उसकी जो कंडक्टेंस आएगी वो क्या होएगी, क्या होएगी, मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है जी, क्लियर है। चलो बाकी कल ही करेंगे फिर, ठीक है, ये भी थक गया।